विद्यार्थियों नमस्कार। आज आपकी YouTube की जो श्रृंखला है उसमें एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस से और बिल्कुल सीरियल वाइज हर चैप्टर बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, टेस्ट देना है और आपको अपने टेस्ट का रिजल्ट्स भी जानना है, ये सब चीजें अगर आपको प्रॉपर वे में करनी है तो हमारे साथ केमिस्ट्री चैंपियंस ऐप पर आइए और वहाँ पेड बैच जो है उसको खरीदिए। उसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं है और उसमें भी कुछ दिन पहले आजादी वाला ऑफर था और उसके बाद अब रक्षाबंधन ऑफर भी हमारी बहनों के लिए उसमें लागू कर दिया गया है। तो बहुत सस्ता वो बैच है, उसको खरीदिए और हमारे साथ में जुड़िए और हमारे साथ अपने बेहतर अनुभवों को साझा कीजिए, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी में आपको अव्वल ही नहीं, अग्रणी ही नहीं, अपितु उत्कृष्ट बनाने में सर्वोत्तम भूमिका अदा करेंगी। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि हमारा कुंवर नारायण ने लिखा है, अध्याय 3, जिसमें दो उप अध्याय आ जाते हैं, एक तो कविता के बहाने और एक बात सीधी थी पर। तो चलते हैं सीधे सीधे बिना समय वेस्ट किए। तो हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो सबसे पहले है एक तो कविता के बहाने, जो कि इन दिनों संग्रह से लिया गया है, जो कि इन दिनों संग्रह से लिया गया है। और बात सीधी थी पर इसको लिया गया है कोई दूसरा नहीं से। यानी कि इन संग्रहों का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे एक चैप्टर है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, तो वो कहाँ से लिया गया है? श्री रामचरितमानस, जो हम रामायण करते हैं, अखंड रामायण पढ़ते हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ी कृति है, लेकिन उससे एक छोटा सा पोर्शन निकाल लिया गया। ठीक वैसे ही ये इन दिनों नाम की एक रचना है, बहुत बड़ी किताब कह सकते हैं, उससे एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पार्ट निकाल लिया गया जिसका नाम है कविता के बहाने। ऐसे ही बात सीधी थी पर वे हाँ, वैसे ही बात सीधी थी पर ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अपना किससे? कोई दूसरा नहीं संग्रह से। तो इनके लिए आप एक ट्रिक याद रख लो कि कई बार जैसे दोस्त हमारे पैसे ले ले तो हम क्या करते हैं कि उससे पैसे मांगते हैं कई बार, और पता चले कि वो पैसे हर बार कोई ना कोई बहाना दे दे कि नहीं यार, आज अब तो मेरे पास अभी है नहीं पैसे, या अभी थोड़ी कंगाली चल रही है, गरीबी चल रही है। लेकिन आपको पता चले कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर उसके पास पैसे आ गए बहुत सारे, तो फिर आप उससे क्या कहोगे कि इन दिनों बहाने नहीं चलेंगे, इन दिनों तो तुम्हारी हालत सही है, ठीक है ना? इन दिनों क्या नहीं चलेंगे? बहाने नहीं चलेंगे, इन दिनों बहाने नहीं चलेंगे, इन दिनों बहाने नहीं चलेंगे। तो इन दिनों से कौन सी ली गई है? कविता के बहाने। ऐसे ही करके बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं। दो लोगों की बात बड़ी सीधी चल रही थी, दो लोगों की बात बड़ी सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आया तो उन्होंने एक दूसरे से फिर बात करना बंद कर दी, नहीं कर दी, ठीक है? तो कविता क्या है? कविता के बहाने पाठ में पहले बताया गया है कि कविता क्या है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, है ना? बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ऐसे ही करके फिर लिखते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, महकने के माने फूल क्या जाने। फिर लिखते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, ठीक है ना? तो अब क्या कहते हैं कि कविता को विभिन्न रूपों में दर्शाया है, कि विभिन्न मानकों से, विभिन्न उपमानों से तुलना करके बताया है कि कविता किसके बहाने क्या है, किसके बहाने क्या है। जैसे अपन कभी कभी कहते हैं ना कि वो चंद्रमुखी है, ठीक है ना? तो चंद्रमुखी का मतलब उसका चांद जैसा मुंह है, यानी कि उसकी उपमा की गई है, उसकी उपमा की गई है। ऐसे ही करके यहाँ कविता की उपमा, या कहें कि कविता की तुलना तो नहीं कहेंगे, तुलना में कई बार अंतर निकालते हैं, उपमा मतलब समानता दी गई है। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है वैसे ही कविता की भी एक उड़ान होती है। ऐसे ही कविता को चिड़िया से समानता उड़ान के संदर्भ में, या उड़ान के मामले में कविता को चिड़िया से समानता दी गई। ऐसे ही खिलने के मामले में कविता को फूल से समानता दी गई है, और ऐसे ही
खेल के मामले में कविता को बच्चों से समानता दी गई है, लेकिन समानता के बावजूद भी अगर पूरी चार पंक्तियां एक स्टैंजा की पढ़ोगे तो विरोधाभास अलंकार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि पहले तो कहते हैं कि कविता कविता क्या है, आ, कविता एक खिलना है फूल के बहाने, ऐसे ही कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ठीक है ना। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कि पहले तो चिड़िया से ही समानता कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि बताते हैं कि जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती। ऐसे ही कविता का जो खिलना है, कविता की जो सुगंध है, जैसे फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है। ऐसे ही कविता की जो सुगंध या खिलना है उसको कभी फूल नहीं पहचान सकता। यानी कि दोनों समान भी हैं, पर उनमें आपस में थोड़ा विरोध भी अंतिम पंक्तियों में दर्शाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कवि क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो समझते हैं, पहले स्टैंजा में बताते हैं कि कविता चिड़िया के बहाने उड़ान है। अब यहाँ पर हम पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पंक्तियां पढ़ना जो है वो हमारा उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, वो तो आप सब पढ़ ही लेंगे। हम सीधा सीधा चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। चिड़िया के बहाने कविता को उड़ान बताया गया है। तो सबसे पहले तो तीन चीजें याद रख लो कि कविता को किसके बहाने क्या बताया गया। चिड़िया के बहाने उड़ान, फूलों के बहाने खिलना और बच्चों के बहाने खेल। तो कहते हैं कि चिड़िया के बहाने कविता उड़ान है। जैसे जैसे चिड़िया उड़ती है ना, ठीक वैसे ही कविता भी उड़ती है। अब कुछ लोग हो सकता है कि सोचें कविता कैसे उड़ती है, तो भावनात्मक रूप से समझिएगा। कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंख लगा करके उड़ती है, क्या लगा करके उड़ती है, पंख लगा करके उड़ती है, ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही जो कविता है वो कैसे उड़ती है, कवि की कल्पनाओं के पंख लगा करके उड़ती है। जैसे महाकवि कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला का बड़ा सजीव वर्णन किया। यानी कि उनकी कल्पनाओं के पंख जो थे बड़े ही कैसे थे, तेज थे, बड़े ही तेज तर्रार थे और बड़े स्फूर्तिमान, बड़ी ऊर्जामान थे। तो उनकी जो रचना है बहुत अच्छे से, एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी कविता उड़ी। उड़ने का मतलब पूरे वातावरण में फैली, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा। तो हम भी कई बार कविताएं लिखते हैं, तो हमारी कल्पना के पंख अगर बहुत अच्छे होंगे, हमारी कल्पना के पंख अगर बहुत तेज तर्रार होंगे, अर्थात हम जो कविता लिखते हैं उसमें जो लिख रहे हैं उसमें हमारी बात में बहुत ज्यादा दम होगी, तो हमारी कविता बहुत सारे लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी। कविताएं कई लोग लिखते हैं, है ना, हर दूसरा आदमी आजकल कवि है, कुछ ना कुछ तो लिखता ही है, कुछ ना कुछ तो अपने मन से बनाता ही है। लेकिन हर आदमी की कविताएं बहुत बेजोड़ नहीं है, हर आदमी की कविताओं में वो ताकत नहीं है। जिसकी कविताओं में ताकत होगी, यानी जिसकी कल्पनाओं के पंख बहुत प्रखर होंगे, तीव्र होंगे, वो अपनी उड़ान को, उसकी कविता अपनी उड़ान उतनी ही अच्छे से भरेगी। ऐसे ही अब फूल के बहाने देखते हैं कविता क्या है, खिलना है। फूल के बहाने क्या है, कविता खिलना है। जिस प्रकार फूल अगर खिलता है, अब फिर क्या कहते हैं कि चिड़िया के बहाने उड़ान तो है, पर कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया की उड़ान कैसी है, सीमित है। वो एक सीमित आकाश में उड़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं उड़ पाएगी। लेकिन कविता की उड़ान की कोई लिमिटेशन नहीं है। कविता अगर उड़ेगी तो वो अनंत आकाश में उड़ सकती है, यानी कि अनंत पाठकों तक, अनंत श्रोताओं तक। यानी कि कितने लोग कविता को पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। जैसे हमारे पुराने कवियों की रचनाएं हैं, कितने समय तक आज भी चल रही हो, कितने हजारों साल तक चलेंगी। वैसे ही फूलों के बहाने कविता खिलना है, अर्थात जिस प्रकार फूल खिलता है, जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार कविता भी सुगंध फैलाती है। और कविता भी क्या करती है, ताजगी प्रदान करती है। जैसे अगर सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू हम सूंघेंगे तो हमें ताजगी प्रदान होगी, हमें ताजगी प्राप्त होगी, और हम अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। इसी प्रकार कविताएं भी हमारे मन को ताजगी प्रदान करती हैं। जिस प्रकार जो भोजन है वो हमारे तन के लिए जरूरी है, उसी प्रकार साहित्य
और संस्कृति हमारे मन के लिए जरूरी है। तो जो कविता है वो क्या प्रदान करती है, वो भी फूल की तरह हमारे मन को मनोरम बनाती है, हमारे मन को सुंदर बनाती है और हमारे मन को ताजगी प्रदान करती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन जो फूल है ना वो एक सीमित वातावरण में या सीमित जगह तक खिल सकता है। एक बगीचे में फूल खिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसकी जो सुगंध फैलेगी वो कहाँ फैलेगी, उस बगीचे तक रहेगी। लेकिन जब कविता अपनी सुगंध फैलाती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई बगीचा नहीं होता सीमित के सिर्फ इतने तक उसकी सुगंध रहेगी। तो इसलिए ये कई बार क्या होता है कि हम कई बार अपने लक्ष्यों में फेल हो जाते हैं। कई बार ना हो सकता है हम बहुत डिमोटिवेट हो जाएं कि यार हमको ये मंजिल प्राप्त ना हो सकी, तो हम बहुत हतोत्साहित हो जाएं। तो ऐसा नहीं होना, क्योंकि कई बार जिसको बहुत बड़ी मंजिलें प्राप्त होनी होती हैं तो वो छोटी लक्ष्यों में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है कई बार। तो जो कविता का खिलना है वो क्या है, फूल से कहीं अधिक अनंत है। और बच्चों के बहाने कविता एक खेल है, क्या है, खेल है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसे ही कविता भी एक खेल है। यानी कि कविता को ये भी बता रहे हैं कि कविता इतनी कह सकते हैं कि मतलब इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज्यादा अनंत वातावरण में फैली हुई है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु इसके बावजूद भी कविता अंतोगत्वा है क्या, कवि के मनोभावों का खेल ही तो है। जैसी कविता कोई कवि बना देगा वैसी ही वो बन जाएगी, वो खेल ही है। और अंतिम दो, शुरू की दो पंक्तियों में तो विरोध करते हैं कि चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, कविता का खिलना। लेकिन अंत में कहते हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी कि जो बच्चे खेलते हैं ना बड़े ही स्वभावगत तरीके से, बिना विरोध के, बिना जाति धर्म या इन सब का कोई भी अपने मन में भेदभाव किए बिना खेलते हैं और सब घरों को एक करने का काम करते हैं। यानी कि बच्चे जो हैं वो समाज में जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी किसी भी धर्म के दो बच्चे हों, किसी भी जाति के बच्चे हों, उनमें आपस में कभी ये भेदभाव नहीं रहता कि तुम कौन सी जाति के हो या मैं कौन से धर्म का हूं। इसी प्रकार जो कविता है वो भी बच्चों की ही तरह लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को एकीकृत करने का काम करती है, लोगों को क्या करने का काम करती है, यूनाइट करने का काम करती है, बाहर भीतर इस घर उस घर। यानी कि कविता खेल कैसे है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार बच्चे जाति धर्म पंथ इन सब का भेदभाव किए बिना सब साथ में खेलते हैं और एक साथ रहने की प्रेरणा देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी हम सभी को एक साथ एकजुट और यूनाइट रहने की प्रेरणा देती है। और जो कविता है ये प्रेरणा देती है, तभी हमने देखा ना हमारी आजादी में कविताओं का बड़ा अच्छा खासा योगदान रहा था, है ना। कई सारे जो महत्वपूर्ण कवि थे वो आजादी के लिए बहुत कुछ लिखते थे और उन कविताओं से प्रेरित होकर के लोग क्या है ना देश पर बलि चढ़ाने के लिए और देश पर मर मिट जाने के लिए तैयार रहते थे। आज भी कविताओं का एक अच्छा खासा योगदान है। अभी 15 अगस्त कुछ ही दिन पहले बीती है, तो 15 अगस्त पर हम सब ने कोई ना कोई अपने स्टेटस पर अपनी स्टोरी पर कविता जरूर अपलोड की होगी। क्यों? क्योंकि कविताएं मन मस्तिष्क में अपने देश के प्रति एक रहने के लिए, अपने देश के प्रति अखंड रहने के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित करती हैं, है ना। जैसे झांसी की रानी के बारे में, वैसे हम इतना हो सकता है कि हमने उनके बारे में लेख ना पढ़े हों इतने ज्यादा, उनके बारे में बहुत विचार ना पढ़े हों, लेकिन हमने सुना जरूर होगा कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कविताएं हैं वो मस्तिष्क पर छाई हुई हैं, उनसे हमें अंदाज है कि हमारे जो वीर शहीद थे उन्होंने कितना महान योगदान हमारी आजादी में दिया है। तो इसी प्रकार कविताएं जो हैं एक करने का काम करती हैं, बच्चे भी करते हैं यही काम। जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो,
भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो, एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता बच्चा। बच्चे के सपने असीम हैं, उसी प्रकार कविताओं के भी जो उद्देश्य हैं वो असीम हैं, वो सीमित नहीं हैं। कविता शब्दों का खेल है जिसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी ये उपकरण मात्र हैं। यानी कि जिस प्रकार बच्चों की आकांक्षाएं, बच्चों के सपने असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार कविता, कविता की महत्ता, कविता का उद्देश्य, कविता की सीख, ये सब असीमित हैं। वो क्या हैं? असीमित हैं। 2 अंकों के महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए लिखा है, बिना मुरझाए महकने के क्या माने होते हैं? यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर भी, अब आप ऐप पर आइए तो ये सब कुछ मिलेगा, उत्तर भी प्रश्नों के। और आवाज एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। हाँ, तो आ, अभी फिलहाल ये प्रश्न दिए हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है? तो ये भी आपको श्योर कर दे रहा हूं। अब इसके बाद बात सीधी थी पर, अभी टाइम कितना हो गया? बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। चैप्टर का नेम ही है, आपके अध्याय का नाम यही है कि बात सीधी थी पर। क्या नाम है? बात सीधी थी पर। बात भाषा के साथ और भी पेचीदा होती चली गई। किसके साथ? कुछ लाइन याद रख लो, भाषा के साथ और भी कैसी होती चली गई? पेचीदा होती चली गई। कैसी होती चली गई? पेचीदा। ये चैप्टर किस चीज को दर्शाता है कि कई बार ना ऐसा होता है कि हम कोई बात कहना चाहते हैं और उसको बड़े ही सरल शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि उसको इतना घुमा फिरा के इतना क्लिष्ट बना देते हैं, उसमें उल्टे सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे कि फिर वो बात सीधी नहीं रहेगी, फिर वो बात ऐसी फंस जाएगी कि घूमने लगेगी। और सामने वाला और आप दोनों ही फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कहने वाला और सुनने वाला तो खासकर हो ही जाएगा। तो वही बताया गया कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसको पाने के चक्कर में उसको तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, ताकि ताकि या तो बात भाषा से बाहर निकले, ठीक है ना? यानी कि कह रहे हैं कि पहले तो कोई अगर बात कहता है और बात को बिगाड़ देता है, बात को बिगाड़ना ही होता है कि कोई बड़ी सीधी और बड़ी सरल बात हो लेकिन उसको भाषा के चक्कर में फंसा देना, यानी कि बहुत सारे क्लिष्ट अलंकारों का प्रयोग कर देना उसमें। तो ये क्या कर देगा? बात को एकदम से सीधी के बजाय बहुत ज्यादा क्लिष्ट कर देगा, बहुत ज्यादा कठिन कर देगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा क्या कर देगा? कठिन कर देगा। जैसे कई बार अपन कुछ भी कहते हैं ना, साधारण रूप से अगर हम कह दें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मित्र आने वाला है, ठीक है ना? या कहें कि मम्मी घर पर हैं और उनकी कोई मित्र आई हुई हैं, तो तो हम कह सकते हैं वैसे तो नॉर्मली कि मम्मी आंटी आई हुई हैं बाहर। और उसी बात को दूसरे तरीके से कहें, दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रहा है ना। दूसरे तरीके से उसको थोड़ा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके आप उसको मान लीजिए कह दें कि एक 40 वर्ष की युवती या कहें कि एक 40 वर्ष की महिला तशरीफ फरमाने आई है। तो अब वो शब्द क्या है ना, हो सकता है कि मम्मी आपको मार भी दें। तो क्या हुआ कि भाषा को हमने, बात को भाषा में फंसा दिया। ऐसे ही करके, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल था। कई बार हम इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, इतने कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि चीजें समझ में ही ना आए, समझ से ही परे चली जाएं, ठीक है ना? जैसे जैसे मैं आपको कुछ लाइन सुनाऊं। कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलिन कलीन किल कंत हैं, कहीं पदमाकर परागन में पौन में पातन में पिक में पलासन पगंत हैं। तो इतनी सारी बातें कह दी, बड़ा कठिन हो गया। लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि बसंत का मौसम है और चारों तरफ बसंत छाया हुआ है, इतना सा था। लेकिन उसको हमने क्या कर दिया कि बहुत सारे क्लिष्ट और कठिन शब्दों में पिरो दिया ताकि वो समझ में आसानी से ना आ पाए। और आजकल कई सारे लोग इसको योजनाबद्ध तरीके से भी करते हैं, कई बार बात को जानबूझ के ऐसा फंसा देते हैं कि व्यक्ति को समझ में आए ही ना, घूमता रहे। बहरहाल अपन देखते हैं, बात सीधी थी पर भाषा के साथ और भी कैसी होती चली गई? पेचीदा। जैसे पेच फंस जाता है ना, पेच फंस जाता है स्क्रू में और फिर वो फंसा ही रहता है, ठीक उसी प्रकार जो बात थी वो भी सीधी थी पर भाषा के चक्कर में कैसी फंस गई?
टेढ़ी फंस गई, पेचीदा हो गई, और लेखक पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा है। यानी कि जो लिखने वाला है, अब वो अपनी ही बात बता रहा है कि एक बार मैं ही कुछ साधारण सा लिख रहा था, लेकिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते करते मैंने बिगाड़ दिया बात को। पेज को अगर खोलना हो, खोलने की बजाय अब तुम सोचो कि उसमें और कठिन शब्दों से ही उसको सही किया जाए, तो उसको पेज को बेतरह कसने की बजाय यानी कि उसको और बिगाड़ता जा रहा है बात को। उसे अपने अपने ही करतब पर तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह मिल रही थी। यानी कि तमाशबीन, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रियल कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ तमाशबीन हैं। उनको क्या है कि कठिन कठिन शब्द सुनना ही पसंद है, उनको साधारण उससे मतलब नहीं है कि तुमने बात क्या कह दी, उनके समझ में आई कि नहीं आई। कठिन शब्दों का प्रयोग तुमने किया तो अच्छा है। जैसे कई सारे टीचर्स भी होते हैं चेक करने वाले, उनने देखा कि बहुत कठिन शब्द अगर प्रयोग किए किसी बच्चे ने तो उसको अच्छे नंबर दे देते हैं। और कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसने अच्छा लिखा है उसे अच्छे नंबर देते हैं, क्योंकि कठिन शब्दों में कई बार हो सकता है कि आप गलत गलत भी लिख दें। तो अपने कर्तव्य पर कुछ तमाशबीन टाइप के लोग, कैसे लोगों को कहा है, यानी कि जिनको बात के अर्थ से खास ताल्लुक ना होते हुए वो क्या करते हैं कि वो किसी मतलब भाषा के शब्दों को देखते हैं, अर्थ के बजाय शब्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं कि शब्द क्लिष्ट होने चाहिए। जोर जबरदस्ती बात की क्या मर गई, चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। यानी कि जैसे कई बार हम अगर अगर किसी बिल्ट को लगाते हैं ना किसी में, और बीच की उसकी जो दो चूड़ियां होती हैं उनमें से कोई एक चूड़ी मर जाए, यानी कि चूड़ी टूट जाए, तो वो उसी में ऐसा ही घूमता रहेगा, ना तो बाहर ही निकलेगा ना तो अंदर ही ढंग से जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि बात प्रभावहीन हो गई। चूड़ी मर जाना का अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। इसको लिखा भी आपकी बुक में ही लिखा है, बात का प्रभावहीन हो जाना। अब यानी कि उस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, वो बात बिल्कुल, कहते हैं ना कई बार, क्या, हाँ, हाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो कई बार, कई बार कहते हैं ना कि मतलब बात किसी बात की नहीं छोड़ी। अब कुछ गालियां प्रयोग कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा तो मतलब लोग बाग गांव में जिस तरह की, मतलब आप समझ रहे होगे, बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी कि बात का मतलब बात को बिल्कुल शून्य कर दिया, बात का अब कोई मतलब ही नहीं रहा, अब तो तुम कह रहे वो भी नहीं है, और जो हम कुछ अपने मन से भी कुछ उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। ऐसे करके हार कर उसे कील की तरह ठोंक दिया, कील की तरह। जैसे अब जिसकी चूड़ी मर जाए, जिस मतलब बुल्ट की, तो उसको फिर अपन क्या करते हैं, हार के उसको कील, उसको उसको एक तरह से ठोक देते हैं कि अब ये वैसे तो निकलने वाला है नहीं, तो उसको ठोक दो। तो उसी प्रकार बात को कील की तरह ठोक दिया, अर्थात अब जैसी बात थी उसको वहीं थोप दिया और उसको वहीं समाप्त कर दिया, यानी कि अब उसका अर्थ निकालना संभव नहीं हो पा रहा। बात कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। लग रहा है ना कि बात शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ क्या कर रही थी, खेल रही थी। क्योंकि कवि जो है ना, या शरारती बच्चे होते हैं ना, कई बार अगर आपके साथ खेले हो आपको परेशान करके रह जाएं, ऐसे ही ये बात जो है जो कहना चाह रहा है वो भी कवि के साथ खेल रही है, अर्थात कवि को परेशान कर रखा है। कवि बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, मतलब खुद ने लिखा और खुद ही कंफ्यूज हो गया, समझ रहे हो क्या तुमने। और बात अंत में कहती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यानी कि बात अब वैसे तो बात बोलेगी नहीं, लेकिन भावनाएं प्रदर्शित कर रहा है बात की, कि अगर बात कोई व्यक्ति होती तो हमसे ये पूछती जरूर कि तुमने भाषा को सहूलियत के साथ सहूलियत से बरतना नहीं सीखा क्या। भाषा को सहूलियत से बरतना का अर्थ होता है भाषा का प्रयोग उचित तरीके से करना, यानी कि कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ क्या लिखना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया। हमारी अक्सर फितरत यही है कि हम कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, व्याकरण का कभी ध्यान रखते ही नहीं है। कभी स्टेटस डालेंगे तो अगर अगर मैं स्टेटस नॉर्मली चेक करूं, मतलब नॉर्मली मैं नहीं कह रहा कि मैं चेक करूं या किसी के भी चेक किए जाएं, तो उनमें कई सारी गलतियां निकल सकती हैं जब वो हिंदी लिखते हैं। तो हम कई बार भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखते, यानी कि भाषा का उचित तरीके से प्रयोग करना नहीं जानते हैं। और अगर हम भाषा का उचित तरीके से प्रयोग करना ना जाने कि कहाँ क्या लिखना है, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, यानी कि बात को कहने का भी एक ढंग होता है। कई सारे लोग जो हैं वो 2-2 घंटे 10-10 घंटे चिल्ला के चले जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भाषा को सहूलियत से बरतना आता है, जिन्होंने भाषा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रखी है, उनकी 5-5 मिनट की बात सुनने के लिए लोग तरसते हैं कि ये आ जाएं और इनकी बात सुने। तो
दोनों में अंतर क्या है कि दोनों में भाषा के प्रयोग का अंतर है, भाषा को सहूलियत से बरतने का अंतर है, समझ सकते हैं। तो भाषा को सहूलियत से बरतना यानी कि भाषा का प्रयोग उचित तरीके से करना। आप समझ सकते हैं कि यानी कि कोई बात थी जो कि बहुत फंस गई थी कठिन शब्दों की वजह से, ठीक है ना, उसको सरल शब्दों में भी कहा जा सकता था, लेकिन जब वो बात फंस ही गई तो कवि खुद कंफ्यूज हो गया अपनी ही बात के बारे में। ठीक है। कथ्य और माध्यम का द्वंद्व इस पाठ में दर्शाया गया है। कथ्य कहते हैं जो कहा जाए, जो लिखा जा रहा है, जो लिखा हुआ जो आर्टिकल है उसको कथ्य कहते हैं। और माध्यम, माध्यम तो समझ ही सकते हैं, माध्यम भाषा ही है जिससे हम लिखेंगे, यानी कि जो शब्द प्रयोग किए हैं। तो कठिन शब्दों से वो भाषा जो वो बात जो है भाषा के चक्कर में फंस गई है और समझ में नहीं आ रही है, और वही अगर सरल शब्द होते यानी कि माध्यम सरल होता तो वो बात आसानी से समझ में आ जाती है। हर पेज के लिए निश्चित खांचा होता है। हर पेज के लिए जिस प्रकार निश्चित खांचा होता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम पेज कभी लगाते हैं, घुमाते हैं, तो एक निश्चित चूड़ी है जिसमें वो वाला पेज फंसेगा। उसी प्रकार हर बात के लिए एक निश्चित शब्द है, ये नहीं कि कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग कर दिया। हर बात के लिए निश्चित शब्द है, कौन सी बात कहाँ कहनी है और कौन से शब्द का प्रयोग किस बात के लिए किस सेंस में करना है, इन सब का ध्यान अगर रखा जाएगा तो हम अपनी बात को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। जैसे कहा जाए कि राम, राम रुको मत जाओ, तो उसको कैसे कह सकते हैं, राम रुको मत जाओ। अगर हमने वही कॉमा यहां लगा दिया तो राम रुको मत जाओ, तो ये तो पूरा ही गलत हो गया, इसका तो कोई भी अर्थ नहीं रहा, पूरा गलत, यानी कि ये भाषा को सहूलियत से नहीं बरता। ये साधारण उदाहरण दे रहे हैं यानी कि मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पाठ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने लिखा कि राम रुको मत जाओ, और वही कॉमा हमने मान लीजिए यहां लगा दिया। हेलो, जाओ, यानी कि राम रुको जाओ मत। लगा दिया तो इसका अर्थ राम रुको मत जाओ। यानी कि यानी कि ये क्या है, यानी कि ये लेखन वाली भाषा जो है, यानी कि व्याकरणिक नियमों से, यानी कि कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। इसी प्रकार किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए, किसी बात को लिखने के लिए कौन से शब्द का किस बात के लिए प्रयोग करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ना ही हम एक अच्छे लेखक बन पाएंगे, ना ही हम एक अच्छे वक्ता बन पाएंगे, और ना ही एक अच्छे श्रोता भी नहीं बन पाएंगे, अगर हम बातों को समझना नहीं जानते हैं ना। समझना भी उतना ही जरूरी है। कोई कह रहा है कि तुम उसको, कई कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई कह कुछ और रहा है और वो हमेशा कुछ और ही समझ लेते हैं। तो जो कहने वाला है वो अपनी बात को कहने के लिए जिम्मेदार है, आप उसको क्या समझें इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब ये यहीं तक था, और आगे ऐसे ही अगर आप लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, इससे भी अच्छा कंटेंट, अब ये तो क्योंकि कविता का एक चैप्टर था, और हम यूट्यूब पर अक्सर वो चैप्टर लेते हैं जो ज्यादा कठिन हैं, जो कैसे हैं, जो ज्यादा क्लिष्ट हैं, जो मतलब जिनको समझना कठिन होता है। तो और वहां पर पहली बात तो इनको ही धीमे धीमे कराया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक लेक्चर में हुआ है तो वहाँ दो तीन लेक्चर में आराम आराम से बिल्कुल क्वेश्चन आंसर सहित टेस्ट सहित ये सब कराया जाएगा। और पूरा मटेरियल सीक्वेंस से प्रोवाइड कराया जाएगा वहां पर यूट्यूब, वहां पर आपको ऐप पर। और दूसरी बात यह है कि ऐप पर जो अनुभव आपके होंगे वो सचमुच यार उम्दा होंगे, मतलब आप जाइए एक बार उसको परचेज करिए, मतलब आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि बहुत अच्छी जगह पर हम आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।